नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर भाजपा ने की माफी की मांग। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दों पर अड़ा। चौथे दिन भी नहीं चल सका सदन। बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर सरकार हुई सख्त। ऊर्जा मंत्री ने कहा कर्मचारियों के खिलाफ होगी एस्मा के तहत कार्यवाही। तोड़फोड़ करने पर लगेगी रासुका। संभल में कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने पर 17 लोगों को निकाला गया, जिनमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी की चेतावनी। 40 से 60 की स्पीड से चल सकती हैं हवाएं। कई क्षेत्रों में बारिश की आशंका। राजधानी लखनऊ में सुबह से हो रही है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इसके प्रति आदर भाव को लेकर अब सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि संसद का बजट सत्र तो जारी है, लेकिन कल चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा ही देखने को मिला। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दे पर अड़े रहे। जहां राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की माफी की मांग और हिंडनबर्ग रिपोर्ट, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये भी कहा कि वो शुक्रवार को सदन में अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी के बयान और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। गुरुवार को 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में नारेबाजी होने लगी। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने सदन चलने देने की बार बार अपील की, लेकिन पहले 2 बजे तक और बाद में दिन भर के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आप बाहर जाकर चर्चा करते मौका नहीं देते। संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। वहीं राज्यसभा में भी यही हाल रहा। सुबह 11 बजे और फिर 2 बजे हंगामा इतना हुआ कि सभापति भी अपनी बात नहीं रख सके और सदन को चंद मिनटों के भीतर ही स्थगित करना पड़ा। इस पूरे घमासान के केंद्र में है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल विदेश दौरे के बाद लौटे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। राहुल ने कहा कि वो शुक्रवार को सदन में अपनी बात रखेंगे। मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम मोदी का विरोध करते करते राहुल देश और लोकतंत्र के विरोध पर उतर आए हैं। भाजपा राहुल से पूछती है कि वो कब तक 140 करोड़ भारतीयों को गुमराह करते रहेंगे। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? The BJP would like to ask Mr. Rahul Gandhi, how long will you continue to mislead the country, the people, 140 crore people of India, Indian democracy? बीजेपी ने कहा कि राहुल की माफी की मांग को लेकर बीजेपी देश भर में अभियान चलाएगी। बीजेपी के मुताबिक पूरी दुनिया में भारत और पीएम मोदी का सम्मान हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी अपने अहंकार में हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल का अहंकार देश से बड़ा नहीं है। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी के बयान को लेकर विवाद पैदा हुआ हो। इससे पहले तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प को लेकर भी उन्होंने भारतीय सेना के सामर्थ्य को लेकर बयानबाजी की थी, जिसके चलते उन्हें तीखी आलोचना का सामना करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लड़कियों की घटती संख्या पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों के प्रति हमारे देखने के नजरिए के दोषपूर्ण व्यवहार के कारण ऐसा होता है।
भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। तो वहीं प्रदेश के विद्युत मंत्री ए.के. शर्मा से बिजली विभाग के कर्मचारियों की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद संघर्ष समिति से जुड़े विद्युत कर्मचारी कल रात से 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए। विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार और पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन भी एक्शन मोड में आ गया है। ऊर्जा मंत्री आपूर्ति में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ इस्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्यवाही की जाएगी। जहां संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। एनटीपीसी जैसे निजी उपक्रमों से तकनीकी सहयोग निर्बाध बिजली देने के लिए लिया जाएगा। वहीं संबंधित बिजली विभाग में काम करने वाले ठेकेदार और कर्मचारियों को भी जिम्मेदारी आवंटित की जा रही है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है वो इसी अल्पकालीन या यूं कह लीजिए आपातकालीन व्यवस्था के तहत के कारण ही हमारे संगठन में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं। जब सरकारी व्यवस्था कम पड़ती है, जब सरकारी व्यवस्था नहीं चल पाती है तो उन्हें लिया जाता है। ऐसे आकस्मिक संजोग में अगर वो जनता की सेवा में उपस्थित नहीं है तो जनता को उनकी जरूरत नहीं है। जनता के पैसे से उनको पगार दी जाती है। जनता के सुख सुविधा का ध्यान रखना उनका विशेष कर्तव्य है। कि कई दिनों से हम लोग उनके साथ बैठ करके घंटे घंटे चर्चा कर रहे हैं। विभाग कर्मचारियों का है, विभाग कर्मचारियों से चलता है, विभाग कर्मचारियों से बनता है। लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद, सारी चर्चाओं के बावजूद अगर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है या हमारा पक्ष समझने को तैयार नहीं, जनता को असुविधा करता है, जनता को परेशानी होती है, ऐसे कृत्य करता है, तब उस दिशा में देश का कानून कहता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। संभल के चंदोसी क्षेत्र में एक निजी कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। अब तक 17 मजदूरों को निकाला जा चुका है और 6 लोगों को चिकित्सा के बाद डिस्चार्ज किया गया। शेष लोगों का इलाज चल रहा है, जहां प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए लगातार प्रशासन और अन्य टीमें लगी हुई हैं। अमोनिया गैस का सिलेंडर रखे होने के कारण इस ऑपरेशन को बहुत संजीदगी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को जान माल की सुरक्षा के साथ ऑपरेशन चलाने का निर्देश दिया था। जहां प्रशासनिक अधिकारी मौके पर ही कैंप कर रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहा है। ऊपर ही छत का मलबा हटा दिया गया है। जो लोग आलू के बोरा के नीचे दबे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, अभी भी चल रहा है। अब तक जैसा कल रात में हमने सूचना दी थी, 11 लोग जीवित निकाले गए हैं यहाँ से और अस्पतालों में भेजे गए हैं। उसके अलावा 6 जो लोग हैं वो मृतक हुए हैं अभी तक। रात भर में यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली, यहाँ की टीम ने जो ऊपर की कंक्रीट की छत थी उसको पूरे को हटाने में कामयाब हुआ है और अब यहाँ पे सिर्फ आलू के बोरे और चट्टे हैं, उनको अब हटा के आगे का ऑपरेशन किया जा रहा है। पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको खत्म। प्रदेश के डीजीपी देवेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश बैडमिंटन टीम के गोल्ड मेडल देने पर खुशी जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कई वर्षों बाद ये अचीवमेंट मिला है। सरकार खिलाड़ियों के मुद्दे पर गंभीर है। नौकरियों से लेकर खेल सुविधाओं तक सरकार खिलाड़ियों को देने के लिए प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। ये पुलिस विभाग के लिए गौरव की बात है। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो बैडमिंटन टीम है, जिसने
अभी हाल में जो ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी उसमें 3 गोल्ड मेडल जो है वो लिए हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स लिए हैं। इसमें काफ़ी सालों बाद ये अचीवमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है, इसके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे लिए खास करके खिलाड़ियों के लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका संज्ञान लिया और उनको हमारे सभी खिलाड़ियों को बुला के उनको प्रोत्साहित किया, उनको आशीर्वाद दिया और उनकी तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से खिलाड़ियों को एक छोटा प्रोत्साहन के लिए गिफ्ट भी दिया है और हम अधिकारियों को उन्होंने मोटिवेट किया है, कुछ टास्क दिए हैं खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उसको हम संकल्प लेके पूरा करेंगे। कानपुर नगर पहुंचे जनपद प्रभारी प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ग्रीन पार्क स्टेडियम विजिटर गैलरी का निरीक्षण किया। कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा ग्रीन पार्क स्टेडियम के पिछले 76 वर्षों में स्टेडियम में कई गौरवशाली क्षण और ऐतिहासिक घटनाओं की यादों को एक स्थान पर संरक्षित कर विजिटर गैलरी का निर्माण किया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए नंदी ने कहा कि विजिटर गैलरी में साल 1949 से इसके सृजन से लेकर आज तक के इतिहास को संरक्षित किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपने इतिहास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जी आए थे, उन्होंने एक सुझाव दिया कि यूपी के जो बच्चे हैं, यूपी के जो खिलाड़ी हैं, उनकी गैलरी अलग से बनाइए। वो भी बनाया गया। जिला प्रशासन और पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। वाराणसी में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया। यहां आए सदस्यों का लोक गीतों के माध्यम से भारत की संस्कृति के अनुरूप आदर दिया गया। इस अवसर पर बैंड की धुन पर मनोरम प्रस्तुति दी गई। इन धुनों और गीतों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश भी दिया गया। आए हुए मेहमान और दर्शक बैंड की धुन और गीतों पर झूमते हुए नजर आए। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य इस प्रेमपूर्ण स्वागत से खुश नजर आए। गुजर जाए तो बीमारी है, इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, और हद से ना गुजरे तो अदाकारी है। देखिए, जैसे मैं अक्सर सूफ़ी गज़ल या पंजाबी गाती हूँ, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में आए हैं और ख़ास करके एक फ्यूजन है उसमें, तो काशी आए हैं तो कबीर आप सूफ़ी के साथ, मैंने कबीर साहब में पहले भी मेरे वो मैं दिल से पसंद करती हूँ उनके दोहे, तो दोहे के साथ मैंने सूफ़ी में और उत्तर प्रदेश का कुछ फोक रंग, कुछ शिव की धरती है, तो हर तरह का रंग लोगों के सामने कोशिश की कि फ्यूजन में उसको मॉडर्न में साज़ों के साथ पेश किया और लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया। और हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितना गाएं उसमें अपना कल्चर जो है हिंदुस्तान, चाहे वो किसी स्टेट का फोक है, चाहे पंजाब है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे आप कबीर पढ़ रहे हैं, चाहे आप सूफ़ी गा रहे हैं, चाहे आप जैसे होली का एक त्यौहार है उसको आप म्यूज़िक के रंग में रंग रहे हैं। सो आप अपनी जड़ से जुड़ते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। सो मुझे अच्छा लगता है जब मैं एक विरासत के प्रति सच्ची होती।
आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आजमगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्मार्ट कृषि विषय पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया, जहां प्रोफेसर धीरेन्द्र सिंह ने इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अनुकूल कृषि पद्धति के माध्यम से किसान बेहतर कृषि कर सकता है। मोटे अनाज के उत्पादन और उसके लाभ के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर कई कृषि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के कृषि विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। तो हमारे युवाओं को इसी चीज़ के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि कैसे नई पद्धति को अपना के एग्रीकल्चर को स्मार्ट बना के स्मार्ट तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर पाएँ। इस वर्ष हम लोग जानते हैं कि हमारी भारत सरकार जो मिलेट्स ईयर मना रही है, उसमें मिलेट्स के बारे में ये बताया गया कि मिलेट्स के अंदर जो पाए जाने वाले प्रोटीन्स, ये उसके जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसको कैसे हम लोग पैदावार को बढ़ावा दें और किसानों को प्रति उनके जागरूक करें कि हाँ मिलेट्स हम ग्रो कराएं और पूरे भारत में इसको अच्छे लेवल पे इसकी जो उत्पादन क्षेत्र है उसको बढ़ाएं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे ट्रेनीज हैं जो विभिन्न स्थलों से आए हुए हैं प्रदेश के, उनमें अवेयरनेस पैदा किया जाए, जिससे कि किस तरीके से हम स्मार्ट तरीके से खेती को कर सकें और जो नेचुरल रिसोर्स है उसका हम कंजर्वेशन कर सकें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कन्नौज जिले की प्रभारी राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग रजनी तिवारी अपने एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज में उद्योग बंधुओं के साथ एक बैठक की। बैठक उपरांत मीडिया से बात करते हुए मंत्री रजनी तिवारी ने बताया कि राजधानी लखनऊ में हुए निवेशक मेला में एमओयू साइन करने वाले उद्योग बंधुओं के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि देश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उद्योग और रोजगार के अवसर हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में उद्योग को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री $1 ट्रिलियन तक अर्थव्यवस्था ले जाने के उद्देश्य से उद्योग के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ पे उद्योग बंधुओं के साथ में हमने आवश्यक बैठक की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम देश में बनाएंगे, उसको लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा है। आप लोगों को पता है कि 10 से 12 फरवरी को इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। उसी के क्रम में आज जिले में भी हम लोगों ने बैठक की अपने उद्योग बंधुओं के साथ में कि वो किस तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कितना निवेश आया है। हम लोगों ने इस विषय में चर्चा की और जानकारी ली कि जैसा कि यहाँ पे 7,152 करोड़ का निवेश यहाँ पे जिले में प्राप्त हुआ है। तो जो उद्योग बंधु जो निवेशक यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, तो उनसे हम लोगों ने वार्ता की कि किस तरह से वो कर रहे हैं, उनकी क्या योजना है, उसमें क्या उनको प्रशासन से के साथ की ज़रूरत है, हम लोग किस तरह से उनका साथ दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे आवश्यक बैठक। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका संजय गांधी ने आज सुल्तानपुर जनपद के क्षत्रिय सभागार में आयोजित महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्पों को पूरा करने के लिए युवा पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। युवाओं में राष्ट्र प्रेम का संचार हो रहा है। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक आराधना राज ने कहा कि साल 2047 में आधुनिक भारत की परिकल्पना की गई है। उसके निर्माण के लिए अभी से हम लोगों को जुट जाना है। पूर्व मंत्री ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
कोशिश यही होगी कि कुछ या तो बहुत ही आधुनिक हो और बहुत ही नया हो, या तो कोई पुरानी चीज़ जो हम भूल गए हैं, अगर ये दिखा देंगे तो हम अपना कल्चर भी सही रख लेंगे और नए चीज़ें भी सीखेंगे। केवल हम देख रहे हैं कि आगे कैसे बढ़े जाए, और सड़कों, बिजली, पानी, हर चीज़ पर गौर किया जाए, क्योंकि ये 1 साल में जो अधूरा रह गया है इसको ख़त्म करना है। ये 2047 में हमारा भारत कैसे होगा। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से इसका संबोधन किया था और युवाओं का आह्वान किया था कि वो कला, हमारी जो विरासत है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गुमनाम सेनानी हैं, हमारी जो संस्कृति विलुप्त हो रही है, स्थानीय परंपरा, लोक परंपराएं जो हमारी हैं वो कहीं ना कहीं से विलुप्त होती जा रही है। उसमें युवा हमारा उसकी ओर उन्मुख नहीं हो रहा है। हमारी कल्चर जो पहले की थी, चाहे वो प्रकृति की हो, तालाब की हो, जल संरक्षण की हो, जिन चीज़ों में हमने पहले अपनी महारत हासिल कर रखी थी वो कहीं ना कहीं खो रही है। उसमें हमारे युवाओं को पार्टिसिपेट करना है और उनको जीवंतता के साथ उकेरना। धर्मनगरी मथुरा वृंदावन में श्री रंगनाथ मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को भव्यता के साथ सजाया गया, जहां दक्षिण से लेकर पूरे भारत के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर आम जनता ने भगवान गोदारंग मन्नार के रथ को खींचकर परंपरा के अनुसार पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरा मंदिर प्रांगण और आसपास का क्षेत्र नारों से गूंज रहा था। मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के साथ कई धार्मिक मंदिर हैं जो अलग अलग संस्कृतियों को दर्शाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक भगवान श्री कृष्ण मराठा के अतिरिक्त भी कई मंदिरों में जाकर दर्शन और पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी, नारायण, ये दोनों राधा कृष्ण जी के ही स्वरूप हैं, जो सभी भक्तों की मनोकामना इष्ट को पूर्ण करते हैं, जिनका देवता लोगों ने भी आचार्य बंधन पूजन किया है। यह श्री रंग मंदिर एक दिव्य देश है। दिव्य देश उसे कहते हैं नित्योत्सवई नित्य मंगलम। जहाँ नित्योत्सव हो उसको दिव्य देश कहा जाता है। और ऐसा रथ जिसकी ऊंचाई कम से कम 50-55 फुट होती है, जगन्नाथ जी के रथ दक्षिण भारत में या उत्तरी भारत में है रंगनाथ जी का ये रथ। ये 2 ही रथ पूरे देश में हमारे सनातन धर्म की संस्कृति का परिचायक हैं, ये धुरी हैं। वृंदावन विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ आज लाखों आदमी इस रथ के मेले के अवसर पर आते हैं और रथ के दर्शन करके और रथ को खींच के जिसका हाथ लग जाए उसे अपना सौभाग्य मानते। अलीगढ़ के लोधा ब्लॉक के लहूसरा प्राथमिक स्कूल को देखकर कोई भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएगा। ऑपरेशन कायाकल्प से शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों के रूप में परिवर्तित किया गया है। सभी परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा, स्वस्थता का भी ध्यान रखा जा रहा है। स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ा है। सभी विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 पैरामीटर में कुछ सारे कार्य कंप्लीट हो गए हैं, कुछ कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पूरे कराए गए हैं, कुछ कार्य कंपोजिट ग्रांट से पूरे कराए गए। नहीं, अलीगढ़ जनपद में 2115 हमारे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय हैं, जिसमें ऑपरेशन कायाकल्प ग्राम पंचायत के द्वारा और नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में काफ़ी काम इसमें कराया जा रहा है। और अभी हमारा सैचुरेशन 19 पैरामीटर पे 92% हो गया है। आने वाले समय में ये 100% हम संतृप्ति कर लेंगे। मेरठ के परतापुर भोड़ाबराल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने ग्रामवासियों की सुविधाओं को देखते हुए अपनी विधायक निधि से लगे हेल्थ
ATM का शुभारंभ किया, जहां सोमेंद्र तोमर ने हेल्थ ATM का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस मशीन से क्षेत्र के लोगों को खून संबंधित जांच कराने के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस मशीन द्वारा हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर आदि करीब 22 प्रकार की जांच की जा सकेगी, जिसके बाद रोगी का ठीक प्रकार से उपचार भी किया जाएगा। इसकी जांच निःशुल्क की जाएगी। 10 मिनट में एक मरीज की पूर्ण जांच की जाएगी। सोमेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति तक चिकित्सकीय सुविधा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। हेल्थ ATM से हम लोग 10 मिनट के अंदर 22 बीमारियों की जांच करा सकते हैं और हम लोग टेलीफोनिकली भी हमें कुछ सुझाव, कहीं सलाह लेने की आवश्यकता है तो भी इस मशीन के माध्यम से हो सकता है। मैं अपना ये भोट बराल का जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, इसके माध्यम से पूरे आसपास के जो गांव हैं उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा और हमारा प्रयास है कि गांव के किसी भी नागरिक को मेरठ जाने की आवश्यकता ना पड़े। वो सारा हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स के सहयोग से वो जांच हम लोग कराएं और उनकी बीमारियों को ठीक करने का काम यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा। उन्नाव के मुसंडी गांव में दरगाह के साबरी के उर्स के मौके पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए लगाई गई प्रदर्शनी लोगों को आकर्षित करती हुई दिखाई दी। कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको भी उर्स में आए लोगों ने देखा। इन योजनाओं का फायदा कैसे मिलेगा, इसको लेकर लोगों ने जानकारी भी ली। स्थानीय लोगों ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की तारीफ की। इन योजनाओं के कारण लोगों की जिंदगी बदल रही है, ये भी बताया गया। इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। योगी सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक प्रदर्शनी लगा के गवर्नमेंट के अवेयरनेस के लिए एक जो अभी प्रदर्शनी लगी है, आपने देखा होगा उसका उद्घाटन जो है यहाँ के सज्जादे नसीन सूफी सैयद मोहम्मद ज़करिया ने किया है। उनके सज्जादे नसीन है सूफी सैयद मोहम्मद जुनैद इकबाल साहब ने अभी उद्घाटन किया है, जिससे अवेयरनेस के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे RBI आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एग्जीबिशन लगती है और स्टेट के भी लगते हैं। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ दरगाह साबरी की तरफ से, जो हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब है, उसका अमन का पहवारा अगर किसी को देखना है तो वो दरगाह साबरी पे आके देख ले। यहाँ पे हर धर्म के लोग एक साथ एक अमन में रहते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस दरगाह है। यहाँ पर कार्यक्रम गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें सारे मिनिस्टर, सारे सूबे के लोग, प्राइम मिनिस्टर, RTI प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बेसिकली एजुकेशन पे, मेडिकल पे, हेल्थ पे, तमाम चीज़ों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, प्लस उनकी मदद करते हैं। और अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर भाजपा ने की माफी की मांग। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दों पर अड़ा, चौथे दिन भी नहीं चल सका सदन। बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर सरकार हुई सख्त। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ होगी एस्मा के तहत कार्यवाही, तोड़फोड़ करने पर लगेगी रासुका। संभल में कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने पर 17 लोगों को निकाला गया, जिनमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। NDRF और SDRM की टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी की चेतावनी। 40 से 60 की स्पीड से चल सकती है हवाएं। कई क्षेत्रों में बारिश की आशंका। राजधानी लखनऊ में सुबह से हो रही है बारिश। समाचारों में साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।